Hello everyone. Today we will study sampling techniques. ठीक है. सैम्पलिंग टेक्निक्स को समझने से पहले दो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज पॉपुलेशन एंड सेकंड इज सैम्पल. ठीक है. तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जो है वो हमारा इंटायर ग्रुप है जिसको रिसर्चर जो है वो स्टडी करना चाहता है, उसके लिए कोई आउटकम जहाँ से निकालना चाहता है, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है, तो दैट इज़ पॉपुलेशन. अब उस पॉपुलेशन में से कोई एक सबसेट, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप आपने निकाला, उसको क्या बोल देते हैं हम? सैम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वी नो इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, है ना. तो अब रिसर्चर चाहता है रिवर पे स्टडी करना, रिवर्स पे स्टडी करना. तो सबसे पहले जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या होगी? पॉपुलेशन हो गई. किसकी? रिवर्स की पॉपुलेशन हो गई. अब इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट फिजिबल कि वो सारी की सारी रिवर्स पे अपनी रिसर्च करे, अपनी स्टडी करे, है ना उतने रिसोर्सेज होंगे उसके पास, ना इतना टाइम होगा उसके पास. तो वो क्या करेगा? उसमें से एक रिवर जो है रिसर्चर सिलेक्ट करेगा और वो एक रिवर क्या बन जाएगा? उसका सैंपल बन जाएगा. तो वो सैंपल उसने कहाँ से सिलेक्ट किया? पॉपुलेशन से. सो सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, or sample is the specific group of individuals that a researcher will collect data from. अब वो एक सिलेक्टिव ग्रुप है, पूरी की पूरी रिवर्स नहीं उसने सिलेक्ट कर ली, वहाँ से एक रिवर कोई भी, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर पे उसने रिसर्च करनी है तो उसने सिर्फ एक रिवर वहाँ से उठाई स्टडी करने के लिए. तो क्या हो गई? वो सैंपल हो गया हमारा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल. नाउ सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है हमारी? सैम्पलिंग टेक्निक्स मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है. और दूसरा क्या होता है हमारा? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जहाँ पे हम क्या देखेंगे? चांसेस ऑफ अक्रेंस. हर सैंपल के पास इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का. इक्वल चांस है तो प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो उसको क्या हमने बोल दिया? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. दूसरी होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी. अब वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे अपनी कन्वीनियंस, अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट को देखेंगे. ठीक है. हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, कितना टाइम है हमारे पास, क्या है, सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे. उसके बाद वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे. तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी सबके पास सेम नहीं रहेगी. प्रोबेबिलिटी उसी की रहेगी जिसकी आपने स्टडी करनी है. ठीक है. किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, कैसा ग्रुप आपको चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारा? नॉन प्रोबेबिलिटी. वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हर पर्सन के पास, पॉपुलेशन में जितने भी सैंपल हैं, हर सैंपल के पास क्या है? इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का. यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं है कि आपको जिस तरह के रिजल्ट्स चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो वैसा कुछ नहीं है. यहाँ पे अगर आपने 100 सैंपल लिए हैं तो 100 के पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का. कोई बायसनेस, कोई फेवरिज्म जो है वो नहीं लगेगा. सबके पास इक्वल चांस है, उसमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट हो सकता है. जैसे क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपने उन 30 में से कोई स्टूडेंट्स जो है वो किसी पर्पज़ के लिए सेलेक्ट करने हैं, तो अब आप वहाँ पे क्या करोगे? 30 के स्टूडेंट के पास इक्वल चांस है. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लास के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको चांस मिलेगा, बाकियों को चांस नहीं मिलेगा. तो ईच ऑफ द सैम्पल हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग गेटिंग सिलेक्टेड. अब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी लग रही है ना, वहाँ पे अब ऐसा तो नहीं होगा कि मार्जिन एरर जो है वो नहीं रहेगा. एरर रहेगा, चाहे वो टेक्निकल एरर है, चाहे वो ह्यूमन एरर है, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल एरर है. तो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो हमेशा रहता है और वो अवॉइड जो है वो नहीं हो सकता है. कम हो सकता है पर ऐसा नहीं हो सकता कि एरर जो है वो ज़ीरो हो जाए. ठीक है. अब जो रैंडम सैम्पलिंग है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट उसमें आता है सिंपल रैंडम सैम्पल. सिंपल रैंडम सैंपल का मतलब है जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से
हर सैंपल के पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास के 4 स्टूडेंट्स हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा जो है वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे अभी प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो अब बायसनेस नहीं कर सकते आप वहाँ पे, आपने हर बच्चे को इक्वल चांस दिया। आपने क्या किया, उनके नाम लिए, एक पेज के ऊपर छोटी छोटी स्लिप्स बनाई, उनके ऊपर उनके नाम लिखे, नाम लिखने के बाद एक बॉक्स में डाल दिया और रैंडमली स्टूडेंट को आके बोला कि आप इसमें से कोई भी सैंपल, कोई भी रैंडम स्लिप जो है वो उठा सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, उन 4 या 5 के पास ही इक्वल चांस है आने का, लक के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। वहाँ पे कोई बायसनेस, कोई फेवरिज्म नहीं है कि ये टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है या ये क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या ये अच्छा परफॉर्मर है, उसके बेसिस पे आप वहाँ पे सिलेक्ट करो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्रेटास में डिवाइड करना, लेयर्स में डिवाइड करना। अब जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमने क्या कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप किसी भी, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है उसको डिवाइड करने का। एक क्लास है या एक क्लास को क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में आपने क्या किया, उसको एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि कितने स्टूडेंट कौन सी एज के हैं, कितने कौन से हैं। फिर उसके बाद एज ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद वहाँ से क्या किया, रैंडम सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, क्लास में हमने उसको जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया हमने, है ना। उसके बाद अब मेल और फीमेल में कोई बायसनेस नहीं करेंगे, वहाँ से हम रैंडमली सैंपल चूज करेंगे। बट फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट इंस्टांस में जब उसको डिवाइड किया तो वो किसके बेसिस पे किया, जेंडर के बेसिस पे। एक करेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के बाद आता है हमारा क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर मतलब कि अब जो ग्रुप है वो बहुत छोटा बन गया। अब ऐसा नहीं है कि हमने 2 में डिवाइड किया, अब हमने क्या किया, एक क्लास को 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4-5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल अब हम बोलेंगे जिनकी परसेंटेज क्लास में 90 से ऊपर है वो एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ, जिनकी परसेंटेज 80 to 90 के बीच में है वो एक ग्रुप में चले जाओ, जिनकी 70 to 80 के बीच में है वो एक में चले जाओ, उसके बाद 60 to 70 वाले एक तरफ हो जाओ, और जिनकी बिलो 60 है वो एक तरफ चले जाओ। तो अब ये क्या हुआ, छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दिए आपने, ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया अपनी पॉपुलेशन को। अब वहाँ से रैंडम सैंपल उठाओ आप, तो दैट विल बी योर क्लस्टर सैंपल। अब क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग और दूसरा होता है 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंगल स्टेज में क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया, क्लस्टर्स में डिवाइड किया उसको और पूरा का पूरा क्लस्टर आपने उठा लिया सैम्पलिंग के लिए, तो वो क्या है, सिंगल स्टेज। 2 स्टेज में क्या है, पहले आपने उसको क्लस्टर में डिवाइड किया, क्लस्टर के बाद रैंडमली कोई क्लस्टर वहाँ से उठा लिया। अब जो क्लस्टर उठाया है उसमें से भी रैंडमली कुछ कुछ बच्चे जो है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले क्लस्टर में डिवाइड किया, क्लस्टर को भी फर्दर, अब सिंगल स्टेज में क्या था, पूरा क्लस्टर आपने एज ए सैंपल ले लिया। यहाँ पे क्या करोगे, क्लस्टर को भी अंदर से उसमें से सैंपल निकालोगे। तो वो क्या हो गया, 2 स्टेजेस में डिवाइड हो गया क्लस्टर, एक क्लस्टर फिर उसका सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेकेंड में से उसको उठा लिया, तो दैट विल बी योर सेकेंड स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। नाउ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज में क्या होगा, उसको डिफरेंट अब फर्दर जो क्लस्टर्स, जैसे क्लस्टर्स में डिवाइड किया, अब यहाँ पे मल्टीपल सब ग्रुप्स या मल्टीपल स्ट्रेटाज में हम डिफाइन करेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। जिनकी जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने एक में डाल दिया, जिस एक और ग्रुप होगा जिनमें सेम लगेगा उसको एक में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हमें एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करना है नेशनल लेवल पे, तो स्टेट्स के अंदर क्या होंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स के बाद क्या आएंगे, विलेजेस आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप था तो वो एक जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया था, नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे। अब वहाँ से स्टेट्स में भी डिफाइन किया, स्टेट्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया,
डिस्ट्रिक्ट को फर्दर आपने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, वहाँ पे भी विलेजेस में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। अब सेकंड हमारा सैम्पलिंग मेथड होता है या सैम्पलिंग टेक्निक है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग सैम्पल सिलेक्ट करेगा। ऐसा क्यों करेगा, एक तो उसको टाइम कम लगेगा ऐसा करने में। अब ऐसा नहीं है कि पहले पूरी पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें से सैंपल निकालेगा, फिर उन सैंपल्स को एनालाइज करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि मैंने रिसर्च किस पे करनी है। तो ये जो प्रोसेस है वो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि मुझे मेरी कन्वीनियंस क्या है, मेरा रिसर्च एरिया क्या है, मैंने किस पे स्टडी करनी है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, हर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके पास इक्वल चांस नहीं होगा सिलेक्ट होने का। जो डिज़ायर्ड आउटपुट आपकी है आप उसी को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या होगी, बायसनेस हो गई, कि आप बायस्ड हो गए अपनी रिसर्च में कि मुझे जैसे रिजल्ट्स चाहिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सैंपल उठाना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आ गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपको इजी टारगेट लग रहा है आपने उसको ले लिया, सो दैट वो आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको दे दे। तो वो क्या होगी आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बाद आ गया हमारा जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। ये क्या है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जिसको हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। तो जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल, अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें जैसे रिजल्ट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट्स बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन से मेंबर्स जो हैं वो उन जजमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जजमेंट और पर्पसिव सैंपल में हिस्टोरिकल रिसर्च का भी यूज़ आप करते हो। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास में अगर मैंने कुछ सैंपल्स लेने हैं बच्चों के, मैं उसमें देखना चाहती हूँ कि कौन से बच्चे जो हैं वो अच्छा डिबेट में परफॉर्म करते हैं, तो मैं क्या करूँगी, उनकी हिस्ट्री को एनालाइज करूँगी कि क्लास में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लास्ट टाइम कंपटीशन में डिबेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, या डेक्लामेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, स्लोगन में, वट एवर इट इज़, है ना। तो हिस्टोरिकल डेटा जो है वो यूज़ किया मैंने, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको कि ये क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च को भी यूज़ करते हैं हम इसमें, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे हर चीज़ की आप डिस्क्रिप्शन देते हो, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट यूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा सैंपल जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है, कोटा सैम्पलिंग में अगेन रिसर्चर जो है वो कुछ कैटेगरीज जो है या कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेट करता है, और उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहाँ से सैंपल जो है वो कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी जॉब के लिए जाना है कहीं पे, है ना, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे अभी इसकी ही बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपका पूरा स्कोर बनता है कि कितना स्कोर है, उसमें सारी चीज़ें, क्राइटेरिया फिक्स है कि पहले आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे, मास्टर्स के मार्क्स ऐड होंगे, उसके बाद अगर पीएचडी की है उसके मार्क्स ऐड होंगे, वेदर नेट क्लियर है तब मार्क्स ऐड होंगे, जेआरएफ है उसके मार्क्स ऐड होंगे, पब्लिकेशंस हैं उसके मार्क्स ऐड होंगे, कोई अवार्ड मिला है उसके मार्क्स ऐड होंगे, अचीवमेंट है कोई उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो एक क्राइटेरिया सेट किया है। क्राइटेरिया क्या है कि हर चीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसकी इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज है, सबको वेटेज प्रोवाइड की है, उसके अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी स्टूडेंट की, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अगर वो फिलफिल करता है तब वो स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होगा, नहीं करता है तो वो नहीं सिलेक्ट होगा। तो ये क्या है, कोटा सैम्पलिंग है। उसके बाद आ गया हमारा एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है उसमें क्या होता है, इसमें आप इंटेंशनली कुछ नहीं करते हो, ठीक है, कोई सैंपल आप इंटेंशनली नहीं उठाते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप बाय इंटेंशन जो है वो नहीं कलेक्ट करते हो। यहाँ पे आपको एक्सीडेंटली अनइंटेंशनली जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, ठीक है,
मार्केट में आपने कोई चीज़ ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये जो मार्केट है वो किस लिए आप पहली बार गए हो, क्यों फेमस है, क्या चीज़ यहाँ की फेमस है, यू हैव नो आइडिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन एक पर्सन सामने से आया और उसने आपको रैंडमली बोल दिया कि ये दिस मार्केट इज फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन आपके पास आई, इंटेंशनली आपने पूछा नहीं, पर उस पर्सन के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी वो आपके पास आ गई। तो ये क्या हुआ हमारा एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इंफॉर्मेशन आपके पास आई थ्रू एक्सीडेंट, ऑल ऑफ ए सडन, कहीं से भी रैंडमली। उसके बाद क्या होता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग या फिर रेफरल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग या रेफरल सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल अवेयर नहीं है वो, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उस पूरी पॉपुलेशन में से एक एलिमेंट या एक इंडिविजुअल उठाएगा और उसके बाद उसका रेफरेंस पूछेगा, ठीक है। कई बार क्या, मोस्टली हम जब अपना सीवी कहीं पे सेंड करते हैं तो हमने लास्ट में ऐड किया होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्यों, क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, अब जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो उनको नहीं पता है आप कैसे हो, कैसा परफॉर्म करते हो, रिसर्च अच्छी करते हो नहीं करते हो, टीचिंग अच्छी करते हो नहीं करते हो, तो वो देखेंगे कि पहले आपने जहाँ पे काम किया है उसका रेफरेंस मांगेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, जो भी उसके लिए सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन उस रेफरेंस के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास, उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसको आपका कोई आइडिया नहीं था, आपने जो रेफरेंस डाला था उस रेफरेंस के थ्रू उसने आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग और रेफरल सैम्पलिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार सैम्पलिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट 1 ईयर छोड़ के हर बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो ये बार बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है, कोई डाउट है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।